एक तरफ तो ये समुदाय है जो संविधान को भावनात्मक रूप से देखता है और संविधान की रक्षा करे जाने की बात कहे जाने मात्र से वोट भी देता है, और ऐसा हुआ भी है। इंडिया गठबंधन ने जो है जाकर लोगों में बस एक ही बात की कि संविधान खतरे में है। दूसरा, संविधान के विरोध में जो जन समुदाय है वो बहुत थोड़ी सी मात्रा में है। बाकी बहुत बड़ा जन समुदाय जो है वो बहुत न्यूट्रल है, उसको ना तो संविधान से कोई लेना है, ना संविधान की बात करने से कोई फ़र्क पड़ता है, ना बात ना करने से कोई फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए जो है इंडिया गठबंधन ने जो है बहुत बड़े एक जो वोटर वर्ग जो है उसको टारगेट किया, और ये देखा कि संविधान के साथ में जो है एक बहुत बड़े जनमानस की जो है भावना जुड़ी हुई है। इसलिए आज जो है उन्होंने दिखावा करने के लिए ही सही, लेकिन संविधान की जो प्रतियां हैं अपने हाथों में लेकर वो संसद में पहुंचे। लेकिन इस संविधान कोई नीले कलर का लेके जा रहा है, कोई लाल कलर का लेके जा रहा है, तो ये भी चर्चा का विषय बनाया है। तो कोई कह रहा है कि ये बाबा साहेब का जो है ये वाला संविधान है, बाबा साहेब का ये वाला संविधान है। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि बाबा साहेब का अगर कलर की बात करें तो चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो कलर उठा रखा है वो नीले कलर का है, और नीला कलर जो है आज बहुजन समाज की भावना बन गया है। लेकिन क्या वास्तव में परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संबंध इस नीले कलर से था? ये सोचने वाली बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24x7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज लाइव टेलीकास्ट में हम आज 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला बिंदु है आज जिस तरह से 18वीं लोकसभा का जो नया सत्र है वो शुरू है, उसको लेकर। दूसरा जो हमारा बिंदु रहेगा वो है जिस तरह से आप सब देख रहे हैं कि जैसे ही लोकसभा का जो परिणाम आने वाला था उससे 1-2 दिन पहले ही संसद भवन से, जो पुरानी संसद भवन है, वहां से बाबा साहेब की, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी की, महात्मा गांधी जी की और छत्रपति साहू जी की मूर्ति हटा दी गई। और तीसरा जो बिंदु है साथियों वो ये है कि आज जिस तरह से तमाम सांसद जो जीते हैं, जो आज लोकसभा में गए हैं पहले सत्र में, वो संविधान लेकर पहुंचे हैं सैकड़ों सांसद। तो इन्हीं 3 बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। उस चर्चा में आप सभी हमारे साथ में सम्मिलित होइए, अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताइए कि आज की जो चर्चा है और आज जो ये 3 बिंदु हमने चुने हैं, इन 3 बिंदुओं को लेकर हम चर्चा करेंगे। आप किस तरह से इनको देखते हैं और आपकी क्या प्रतिक्रिया है। तो सर, पहले तो हम जो 18वीं लोकसभा है उसकी हम देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। और पहला सत्र आज शुरू हुआ है, और जिस तरह से हमने देखा कि आज बहुजन समाज के तमाम नेता, और खासकर हम इंडिया गठबंधन की बात करें, चाहे उसमें अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो या खड़गे जी हो या अन्य तमाम नेता हों, उनके हाथों में आज हमने संसद भवन में संविधान देखा। और संविधान कुछ लाल कलर का दिखाई दिया, उसके ऊपर शायद जो शब्दों में कहे वो भी लिखा दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि बहुजन समाज से आने वाले चंद्रशेखर आज़ाद जी, उनके हाथों में भी संविधान था। और जब उन्होंने वहाँ पर सांसद की शपथ ली, और जब शपथ ली तो उन्होंने जय भीम के उद्घोष से अभिवादन किया सबका, और उनके हाथ में जो संविधान था उस पर बाबा साहब की तस्वीर भी थी और कॉन्स्टिट्यूशन भी था और अशोक चक्र भी था। और एक तरफ हमने देखा कि बहन जी ने एक प्रेस वार्ता की है, उसमें बहन जी के हाथों में भी संविधान था, और उन्होंने कहा कि अगर सही मायने में कोई संविधान को लागू कर रहा है तो वो है बहुजन समाज पार्टी। तो सर, पहले तो मैं यही ले लेती हूँ कि आज 18वीं लोकसभा का जो पहला सत्र है उसकी शुरुआत हुई है। उम्मीद करते हैं कि तमाम नेता पूरी निष्पक्षता से, ईमानदारी से, जिस तरह से संविधान की प्रतियां लेकर लोकसभा के अंदर गए हैं, संसद भवन में पहुंचे हैं, तो पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ में जनता के लिए काम करेंगे। तो सर, किस तरह से देख रहे हैं, आज संसद में कई नेताओं ने जय भीम का उद्घोष किया, नमो बुद्धाय से भी उद्घोष किया, लेकिन खासकर जो पार्टी हम देख रहे थे, यहाँ तक कि अगर राहुल गांधी की बात करूँ तो उन्होंने जय हिंद जय भारत बोला, लेकिन उनके मुंह से एक भी बार नहीं निकला कि जय संविधान। तो किस तरह से देख रहे हैं सर, खाली संविधान उठाने से क्या हम संविधान की जो एक तरह से रूपरेखा है या उसके अंदर जो सिद्धांत है, जो बातें हैं, जो देश के लोगों के कल्याण के लिखी हुई हैं, उनको मनोसात कर पाएंगे? सबसे पहले तो जय भीम नमो बुद्धाय नीलम जी। जय भीम नमो बुद्धाय सर। और सारे देशवासियों को जो आज संसद सत्र शुरू हुआ है उसकी बहुत बहुत मंगल कामनाएं, और उम्मीद करते हैं कि जिस भारी संकट के दौर से भारत गुजर रहा था,
एक तानाशाही भारत की राजनीति में देखने को मिल रही थी, जी तो उससे कुछ हद तक जो है निजात देखने को मिली है। कुछ लगा है कि हाँ कुछ हो सकता है, नहीं तो पिछले 2 जो संसद के जो कार्यकाल रहे हैं पूरे जो है लोकसभा के, उसके बाद तो ऐसा लगने लगा था जैसे ईवीएम का खेल चल रहा है और अब जनता के हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन इस बार के जो चुनाव परिणाम आए हैं, हालांकि कई जगह तो मुझे अभी भी ऐसा भरोसा नहीं है कि ईवीएम का खेल नहीं हुआ है, विशेष तौर पर दिल्ली में, जहां पर कि एक ही पार्टी को जो है 8 लाख वोट जो है कई सीटों से मिले हैं बीजेपी को, और 8 लाख वोट अगर मिल रहे हैं तो समझ से बाहर बात है। पिछली बार जो है 6 लाख के आसपास मिले थे जीतने पर, जो है तो 2 लाख वोटर्स जो है एकदम से बढ़ गए, वो भी इतनी चिलचिलाती गर्मी में, जबकि इसमें तो कम होना चाहिए वोट जो है। खैर ये तो बातें अब जो है करने का समय नहीं है। लेकिन जो संविधान लेकर जो है सांसद आज संसद में गए हैं, संसद सत्र शुरू हुआ है उसके पहले ही दिन, तो संविधान क्या है और संविधान को लेकर जो है ये लोग क्यों गए हैं, ये एक मुख्य विषय जो है चर्चा का होना चाहिए। संविधान जो है आज देश के लोगों की भावना है। जी अब देश के कौन से लोगों की भावना है? देश के सभी लोगों की भावना नहीं है। देश के उन लोगों की भावना है जो बाबा साहेब को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहेब को अपना उद्धारक मानते हैं, मसीहा मानते हैं, उनकी पूजा करने का काम करते हैं, उनके मार्ग बताए हुए मार्ग पर चलने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों के आस्था, विश्वास और श्रद्धा जो है वो संविधान में है। तो संविधान की जैसे ही चर्चा होती है तो उनकी बोछे खिल जाती हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो समुदाय है जो संविधान को मानने वाला है, संविधान से प्यार करने वाला है, संविधान के लिए जो है अपनी जान की बाजी लगाने वाला है, तो ये जो समुदाय है कोई छोटा मोटा समुदाय नहीं है, ये बहुत बड़ा समुदाय है। एक तरफ तो ये समुदाय है जो संविधान को भावनात्मक रूप से देखता है और संविधान की रक्षा करे जाने की बात कहे जाने मात्र से वोट भी देता है, और ऐसा हुआ भी है। इंडिया गठबंधन ने जो है जाकर लोगों में बस एक ही बात की कि संविधान खतरे में है। सर, एक कमेंट आया है ओल्ड इज गोल्ड से, क्योंकि आज हम कमेंट भी लेंगे साथ साथ इस चर्चा में। तमाम साथी हमारे साथ में जुड़े हैं। कुछ साथियों ने जय भीम नमो बुद्धाय कहा है, किसी ने अस्पा जिंदाबाद लिखा है, जय भीम लिखा है। एक साथी लिख रहे हैं कि मैम सिर्फ दिखावा है, अभी दलित की हत्या हुई है अलीगढ़ में, ना तो वहाँ पर अभी तक अखिलेश पहुंचे और ना ही राहुल गांधी पहुंचे हैं, लेकिन हाथ में संविधान जरूर है। तो ये जो बहुत बड़ा जो जन समुदाय है और वोट बैंक है, दूसरा संविधान के विरोध में जो जन समुदाय है वो बहुत थोड़ी सी मात्रा में है। बाकी बहुत बड़ा जन समुदाय जो है वो बहुत न्यूट्रल है, उसको ना तो संविधान से कोई लेना है, ना संविधान की बात करने से कोई फ़र्क पड़ता है, ना बात ना करने से कोई फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए जो है इंडिया गठबंधन ने जो है बहुत बड़े एक जो वोटर वर्ग जो है उसको टारगेट किया और ये देखा कि संविधान के साथ में जो है एक बहुत बड़े जनमानस की जो है भावना जुड़ी हुई है। इसलिए आज जो है उन्होंने दिखावा करने के लिए ही सही, लेकिन संविधान की जो प्रतियां हैं अपने हाथों में लेकर वो संसद में पहुंचे। लेकिन शायद चर्चा दूसरी बात पर भी होगी कि संविधान कोई नीले कलर का लेके जा रहा है, कोई लाल कलर का लेके जा रहा है, तो ये भी चर्चा का विषय बनाया है। तो कोई कह रहा है कि ये बाबा साहेब का जो है ये वाला संविधान है, बाबा साहेब का ये वाला संविधान है। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि बाबा साहेब का अगर कलर की बात करें तो चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो कलर उठा रखा है वो नीले कलर का है, और नीला कलर जो है आज बहुजन समाज की भावना बन गया है। लेकिन क्या वास्तव में परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संबंध इस नीले कलर से था? ये सोचने वाली बात है। सर, कलर की बात नहीं है, क्योंकि देखिए जो आज भारत देश के लोग जिस तरह से संविधान को देखते हैं, क्योंकि जब संविधान की प्रति सामने आती है तो उस पर स्वाभाविक सी बात है बाबा साहब की तस्वीर होती है, और जिस तरह से बाबा साहब ने संविधान सौंपा था, जो 5 नेता उस समय रहे थे, नेहरू जी भी थे जिसमें कि उनकी भी तस्वीर होती है और पार्लियामेंट की तस्वीर होती है और अशोक चक्र होता है। ये 3-4 चीज़ें महत्वपूर्ण है भारत का जो संविधान है, फ्रंट पेज पे जो उसका फ्रंट होता है उस पर होती है। लेकिन आज जिस तरह से इंडिया गठबंधन के हाथों में हमने संविधान देखा, चाहे मैं अखिलेश की बात करूँ, सोनिया गांधी की बात करूँ, गडकरी जी की बात करूँ, तमाम के हाथ में एक लाल कलर की पुस्तक सी दिखाई दे रही थी। और सबसे बड़ी बात सर ये है कि उनका कवर भी, जो पॉलिथीन का कवर होता है, पिन्नी का कवर चढ़ा होता है, वो भी उसमें से नहीं उतरा था। मतलब सिर्फ एक लोगों को दिखाने के लिए संविधान लेकर पहुंच गए हैं।
संसद भवन में कि भाई देखिए हम संविधान के कितने मानने वाले हैं और संविधान का कितना सम्मान करते हैं। और इसी तरह से जब मोदी जी को उस दिन प्रधानमंत्री के तौर पे मतलब नियुक्ति हुई थी और लोगों ने सह स्वीकारा था उनको प्रधानमंत्री के रूप में, तो उन्होंने भी संविधान के आगे नतमस्तक करते हुए धन्यवाद किया था। लेकिन सर खाली धन्यवाद कहने से या सिर्फ बाबा साहब का संविधान उठाने से लोगों के कल्याण के काम हो पाएंगे? देखिए नीलम जी, अभी कुछ लोग जो हैं संविधान पढ़ाने का भी काम कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि संविधान जो है सभी लोगों को पढ़ना चाहिए, संविधान सभी समस्याओं का हल है और संविधान की जानकारी जो है सभी को होनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या मोदी जी ने कभी संविधान को एक बार भी पूरा पढ़ाया है क्या? मुझे तो लगता है कि संविधान को उठाकर भी नहीं देखा होगा। और जितने आप उठा तो लिया सर, कई बार हाथों में उठा लिया है। आप उठाकर देखना मतलब कि उसके जो है पन्ने पलटकर जो है हाँ। नहीं देखे होंगे कि उसके भीतर कहाँ क्या लिखा हुआ है। और अगर मैं कहूँ कि भारत के संविधान में जो 6 मूल अधिकारों का वर्णन है, अगर वो भी पूछ लिए जाए तो वो बता नहीं पाएंगे। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैं एक आकलन कर रहा हूँ। और जितने भी सांसद जो हैं आज संसद में पहुँचे हैं, उनमें से जो एडवोकेट हैं, जो कि प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं, सारे एडवोकेट नहीं, ऐसे भी एडवोकेट हैं जो LLB की डिग्री लेकर जो है वहाँ पर पहुँचे हैं और जिन्होंने शायद LLB की डिग्री भी किसी तरह से ली है वो सब जानते हैं। तो उन लोगों ने भी शायद संविधान नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि LLB जब हम करते हैं, मैंने भी LLB की है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जो है मुझे पता है कि कितना हम संविधान को पढ़ते हैं। उसमें एक कोर्स होता है कि संविधान का एक सिलेबस होता है कि हमें जो है क्या क्या कवर करना है। सारा संविधान नहीं पढ़ाया था उसमें, लेकिन संविधान का जो अध्ययन करते हैं पूरा जो है एक आर्टिकल से लेकर उसके जो अंतिम आर्टिकल है वहाँ तक सारे शेड्यूल वगैरह जो है सब पढ़ते हैं। तो उन्हें कहा था कि हाँ संविधान का अध्ययन किया है, और ये बहुत ज़्यादा अधिकतम लोगों तक जो है संभव ही नहीं है। तो अभी जो संसद है वो जो संविधान लेकर जो पहुँची है वो प्रतीकात्मक है। प्रतीकात्मक इसलिए है कि जो लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, संविधान से जुड़ी हुई हैं, उनको एनकैश करने के लिए। क्योंकि आज तो चुनाव हो गया, फिर अगले और चुनाव भी होने हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि लोगों की भावनाएं जो है हमारे खिलाफ हो जाएं और फिर आगे आने वाले चुनावों में हमें वोट ना मिले, बल्कि उन भावनाओं को और भी प्रबलता प्रदान करना कि देखिए हम जो है संविधान की रक्षा में लगे हुए हैं, जो हमने आपसे वादा किया था, जो बात की थी, हम बिल्कुल संविधान लेकर आए हैं। अब ये प्रतीकात्मक है, व्यवहार में वो जो है कितना संविधान की रक्षा करेंगे तो वो तो पता लग पाएगा जब क्या नाम है, जब संसद सत्र शुरू होगा, उसके बाद जितने सांसद हैं उनको बोलने का मौका मिलेगा, तो वो क्या वहाँ पर जो है अपने प्रश्न रखते हैं और वहाँ पर जो है जो क्या नाम है जो सत्ता पक्ष है उसको जो है जो संविधान के विरोध में जो मुद्दे होंगे उन पर कितना घेर पाते हैं, कितना सशक्त तरीके से घेर पाते हैं। तो ये तो अभी आने वाले समय में मालूम पड़ेगा। लेकिन सर जिस तरह से हम बात करें, क्योंकि अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो उन्होंने सत्ता पक्ष पर लगातार सवाल दागे और उन्होंने कहा कि जब से 2014 से लेकर 19 तक का इनका कार्यकाल रहा, 19 से लेकर 24 तक इनका कार्यकाल रहा, और जिस तरह चाहे शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें या फिर रोजगार की बात करें, इन तीनों चीजों में सरकार मुंह के बल गिरी है। भले मतलब कागजों पे कुछ भी दिखाया जाए, और अभी जिस तरह से तमाम आंकड़े निकल कर आ रहे हैं कि मतलब कोई भी पेपर होता है वो तुरंत लीक हो जाता है, और फिर क्या होता है कि जो बेचारे देश के युवा भावी पीढ़ी है वो जो 1 साल लगातार मेहनत करते हैं उनकी मेहनत खराब हो जाती है। तो सर अब ये भी देखना पड़ेगा कि जो इंडिया गठबंधन एक आश्वासन दे रही थी कि भाई हम जब सत्ता में आएंगे तो हम इन लोगों के लिए काम करेंगे, लेकिन अभी विपक्ष में मजबूती के साथ में है, तो अब कितनी मजबूती के साथ में इंडिया गठबंधन या तमाम जो नेता हैं वो सत्ता पक्ष से सवाल करते हैं, उनको घेरते हैं और सही तरीके से जनता के हितों के लिए काम करते हैं, तो ये भी देखना है। और सर दूसरा जो बिंदु है, मैं जिस तरह से आपने छू लिया है उसको कि आज संसद में हमने जिस तरह से देखा जय भीम के नारे गूंजे और बहुजन समाज के लोगों में काफ़ी एक उत्सुकता हमें देखने को मिली, और खासकर जो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं उनका वीडियो तो तमाम लोगों ने शेयर किया है, और कोई शेर कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई आज़ाद परिंदा कह रहा है, मतलब अलग अलग नामों से उन्हें संबोधित किया है। आज मैंने भी उनकी वीडियो डाली, मैं समय समय पर कई वीडियो डाल देती हूँ, तो कई लोग मुझ पर भी कटाक्ष कर रहे हैं, अरे आप तो चंद्रशेखर की विरोधी हैं तो फिर आप कैसे उनका वीडियो डाल रही हैं। तो मुझे कई बार हंसी भी आती है क्योंकि देखिए मैं एक पत्रकार हूं और आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, मैंने तमाम चंद्रशेखर जी की वीडियो लगाई है, चाहे वो आंदोलन की, उनके भाषणों की या चुनावी कवरेज की भी हो। लेकिन साथियों मैं आपको एक बात से बिल्कुल अवगत जरूर कराना चाहूँगी, जब 2019-22 में उत्तर प्रदेश में लोकसभा के वो विधानसभा के चुनाव थे,
तो उस समय भी हमने तमाम चुनावी कवरेज उत्तर प्रदेश में लगभग सभी मंडलों में की और हमने बहन जी की तमाम रैलियां कवर की। और उसी कड़ी में जब हम गोरखपुर पहुंचे, जहां से कि आज़ाद समाज पार्टी के जो नेता हैं चंद्रशेखर जी, जो अभी वर्तमान में सांसद बन चुके हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे थे। उनको मैंने कई बार फ़ोन किया, जो उनके इलेक्शन एजेंट थे उनको भी फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन भी रिसीव किया। जब मैंने उनसे एड्रेस मांगा तब उन्होंने ये कहा, बहन जी अभी थोड़ा बिजी है, बाद में दूंगा। मतलब कम से कम मैं 6-7 दिन वहाँ पर रुकी थी उस गोरखपुर इलाके में, मैंने ग्राउंड पर रिपोर्टिंग की थी। लेकिन साथियों, जो आप शिकायत करते हैं ना, शिकायत कभी मतलब आमने सामने करें, सिर्फ खाली कमेंट करके बॉक्स में भाग जाना वो उचित नहीं है, और फिर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना वो भी उचित नहीं है। अगर वो इतने ही निष्पक्ष, मैं आज फिर कह रही हूँ, अगर वो इतने ही निष्पक्ष होते, भले मैं किसी भी पार्टी की समर्थक हूँ, देखिए हर व्यक्ति किसी ना किसी पार्टी का समर्थक होता है, और आज भी मैंने पोस्ट में लिखा है कि भले मेरा दल अलग है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बहुजन समाज का प्रत्येक व्यक्ति सत्ता के उस मंदिर पर कब्जा करे जहाँ से बहुजन समाज के लोगों की आवाज़ उठे। और मैं उम्मीद करूँगी कि आने वाले समय में बाबा साहब के, जो हमारे बहुजन महान पुरुष रहे हैं, उनके मार्ग पर चलते हुए चंद्रशेखर जी उनका अनुसरण करते हुए पूरी निष्ठा ईमानदारी से काम करें। तो उसको भी लेकर लोगों ने कटाक्ष किया। और जो गोरखपुर के जो चुनाव थे, तो उसमें उन्होंने मतलब बिल्कुल एक तरह से मतलब मिलने तक से मतलब मना कर दिया। मेरे पास आज भी डिटेल पड़ी है, कुछ लोग अगर जो ज़्यादा हितैषी बनते हैं और कटाक्ष करते हैं, मैं उनको दिखा दूंगी। और अभी मैं बता दूं, अभी नगीना विधानसभा में जिस तरह से लोकसभा के जो चुनाव की पहली रैली आकाश आनंद की थी नगीना में, मैं नगीना भी पहुंची, वहाँ भी मैंने कवरेज की, और वहाँ मैंने चंद्रशेखर को कॉल किया। मेरे पास अब भी मतलब डिटेल है उसकी, जो लोग कहते हैं कि भाई आप उनका इंटरव्यू नहीं लेती हो, सिर्फ बसपा को दिखाती हो। और मैंने कई जो पत्रकार बंधु वहाँ पर कवरेज कर रहे थे, जिसमें विशाल जी हैं और 2-3 पत्रकार और हैं, मैंने उनको बोला कि चंद्रशेखर जी इस समय फील्ड में कहाँ है, तो उन्होंने बोला बहन जी हमें नहीं पता कहाँ है। तो मैंने कहा उनके दफ्तर का एड्रेस दे दीजिए, तो दफ्तर का एड्रेस भी लोगों ने नहीं बताया। और जब मैंने खुद चंद्रशेखर को फ़ोन किया, तो मैंने 3-4 मिस कॉल किए हैं उनको, उन्होंने मतलब पूरी कॉल गई है, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। तो साथियों, आप एक तरफा बातें कभी मत कीजिए, पहले सच्चाई में जाइए, धरातल में जाइए कि सच क्या है और क्या नहीं है। मैंने कभी भी उनकी कवरेज करने से मना नहीं किया, क्योंकि हम चाहते हैं कि दोनों पक्ष सामने निकल कर आए, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, और जो बसपा में उन्होंने कमियां देखी, क्या वो कमियां उन्होंने अपनी पार्टी में दूर की। और एक मेरी बहन पत्रकार तो वहाँ तक पहुँच भी गई थी, मैं नाम भी ले लेती हूँ, रोशनी, जो हमेशा छोटी सी लड़की है, बड़ी जागरूक है। उसने मुझे कई बातें बताई, मैं चाहती तो उनको मतलब मसाला मिर्च लगाकर हाईलाइट कर सकती थी, जिससे कि नकारात्मक प्रचार होता, लेकिन मैंने वो नहीं किया, क्योंकि चुनावी समय है। अपने बहुजन समाज का कोई भी व्यक्ति सत्ता के मंदिर में पहुंचे, ये बहुत जरूरी है। कम से कम जो नालायक लोग होते हैं, गलत मानसिकता के लोग होते हैं, वो तो नहीं जा रहे। तो साथियों, एक तरफा बिल्कुल भी बातें ना करें। और सर, अब मैं दूसरा मुद्दा लेना चाहूँगी। जिस तरह से हमने देखा कि पिछले 2-3 साल पहले केंद्र सरकार के द्वारा दिल्ली में जो तुगलकाबाद में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का मंदिर था, वो तोड़ा गया था, और फिर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि हम उस मंदिर को दोबारा से जैसा था वैसे ही बनाएंगे। लेकिन पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि ना तो मंदिर पर एक नई ईंट रखी गई है, और जिस अवस्था में मंदिर को छोड़ा गया था, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का मंदिर, आज भी ऐसा है। मतलब उस समय बहुजन समाज के लोगों की भावना इतने बड़े स्तर पर आहत की गई, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि राम मंदिर जो कि अयोध्या में बना, बहुत जल्दी तैयार कर दिया गया, क्योंकि चुनावी मामला था, लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई थी उससे, और लोगों को वोट लेना था। लेकिन भारत की जनता आज जागरूक हो गई है, उसने दिखा भी दिया कि जिस तरह से अयोध्या का जो परिणाम आया है। और सोशल मीडिया पर आज कई फोटो वायरल हो रही हैं, जहां पर राम मंदिर की दीवार है वो भी ढह गई है, उसकी छत भी जो है मतलब पानी टपक रहा है, जो लोगों ने फोटो वायरल की हैं। और कई जगह तो बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो गए मेन रोड पे। तो लोग सवाल कर रहे हैं कि श्री राम जी ने कम से कम अपनी छत तो बचा लेते, अपने दीवार तो बचा लेते, या उस गड्ढे जो रोड पे हुए हैं उनको तो बचा लेते। लेकिन साथियों, हम ये चीज़ें समझते नहीं, सिर्फ हम आस्था में अंधे होकर भेड़ चाल चलते जाते हैं। तो सर, अभी दोबारा से फिर एक और मुद्दा मंदिर को लेकर ऐसा गरमाया है। हमने देखा कि चुनाव से ठीक 2 दिन पहले जिस तरह से पुराना संसद भवन है, उसमें 4 महान पुरुषों की जो मूर्तियां हैं बड़ी बड़ी लगी हुई थी, जिसमें कि संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी और छत्रपति साहू जी महाराज, मतलब इन 4 महान विभूतियों की मूर्ति वहां पर लगी थी। और ये ठीक एक दिन चुनाव से पहले रात के अंधेरे में चारों मूर्तियां वहां से हटवा दी गई। जब लोगों को सुबह पता चला, तो बहुजन समाज के लोगों में कहीं ना कहीं एक आक्रोश देखने को मिला, और उन्होंने एक बहुत बड़ा मतलब आक्रोश प्रदर्शन भी किया। और साथियों, ये मूर्ति जो चारों मूर्ति, खासकर मैं बाबा साहब की मूर्ति की बात करूं, तो बाबा साहब की मूर्ति
1964-65 में एक बहुत बड़ा आंदोलन आरपीआई के तहत किया गया था, जिसमें कि लाखों लोग बहुजन समाज के जेल में गए थे और सैकड़ों की संख्या में महिलाएं थी जिन्होंने जेल में ही बच्चों को जन्म दिया था। तो बहुजन समाज के लोग जब अपनी पे आते हैं तो कहां से कहां तक क्या कर गुजर जाते हैं शायद लोगों को पता नहीं है, और इसलिए मैंने 1964 और 65 का आरपीआई का वो आंदोलन याद दिलाया है आज लोगों को कि जब बहुत बड़ा आंदोलन किया गया तो तब बाबा साहब की मूर्ति वहां पर संसद भवन में लगाई गई थी, लेकिन फिर से रात के अंधेरे में उस मूर्ति को मनुवादी लोगों के द्वारा, जो सत्ता पक्ष है उसके द्वारा हटवाने का काम किया गया। तो इसी को लेकर कल 26 जून को जंतर मंतर पर एक बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है, जो कि बहुजन समाज के लोग मिलकर कर रहे हैं। तो सर, इस आंदोलन की दिशा व दशा को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या आंदोलन मूर्ति स्थापित कर पाएगा या फिर पहले की तरह आंदोलन करके लोग घरों में बैठ जाएंगे? देखिए, जो आंदोलन है ये तो स्वागत योग्य है और होना चाहिए। और जो वहाँ से मूर्तियाँ हटाई गई हैं तो एक तरह से तो मैं कहता हूँ कि ठीक है, अच्छा किया है, मूर्ति हटाई गई हैं, लेकिन अब मूर्तियाँ लगाई भी जानी चाहिए। और मूर्ति लगाने से पहले अब तक जो भारत का जो संविधान है, भारत की जो संसद है, उसने लगभग 70 वर्षों की जो यात्रा पूरी की है जी। उन 70 वर्षों में जो है बहुत कुछ देश ने देखा है। बहुत से महापुरुषों का जो इतिहास है, जो कि दबा दिया गया था, जो कि निकलने नहीं दिया गया था, अब वो भी बाहर निकल कर लोगों के सामने आया है। और अब जो है यह समय आ गया है कि इस देश के सच्चे सपूतों, इस देश के देशभक्तों की जो मूर्तियां हैं वो संसद भवन में स्थापित होनी चाहिए। और जो देश के गद्दार हैं उनको जो है संसद भवन के आसपास भी नहीं भटकने देना चाहिए। लेकिन ये कार्य अगर ईमानदारी से हो तो, ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कि जब मोदी जी को विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति बनानी है तो उनको सरदार पटेल याद आते हैं जी। वही सरदार पटेल जिनकी जो है, जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का हर कदम पर विरोध किया, उनके हर कदम पर जो है बाधाएं उत्पन्न की और जातिवादी मानसिकता से भी उनको देखा जो है। और मोदी जी जो है यह आकलन करने में पूरी तरह से असफल रहे कि विश्व की भारत की ओर से सर्वमान्य जो विभूति है, जो महापुरुष है, वो कौन है। तो उसी का जो है मेरे ख्याल से जो है, अगर विश्व का, भारत की ओर से विश्व का सबसे बड़ा स्टैचू लगाना है तो वो या तो बाबा साहेब हो सकते थे या तथागत बुद्ध हो सकते थे। इनके अलावा जो है पूरे भारत में कोई ऐसी महान विभूति में मुझे दिखाई नहीं देती है जिसकी वहाँ पर सबसे ऊंची मूर्ति लगाई जाए। तो इसी प्रकार से अगर मूर्ति हटाई गई है तो ठीक है, लेकिन अब जो मूर्ति लगनी चाहिए, पहली तो मूर्ति लगनी चाहिए जो लगातार मोदी जी चिल्लाते रहते हैं कि विश्व गुरु विश्व गुरु। तो इतिहास में अब आप जो है विद्वानों को बैठाइए और पूरे विश्व के विद्वानों को बैठाइए और पता कीजिए कि भारत को विश्व गुरु का दर्जा जो है किस महापुरुष की वजह से मिलता है। तो सबसे पहली मूर्ति तो उसकी, और बड़ी मूर्ति लगनी चाहिए, भव्य मूर्ति होनी चाहिए। और फिर जो है उसके बाद कौन सा दूसरा महापुरुष है जिसका डंका पूरे विश्व में बजता है। तो उसमें जो है जिनको बहुत उपाधियाँ प्राप्त हैं, विश्व की ओर से उपाधियाँ प्राप्त हैं। द सिंबल ऑफ नॉलेज भारत के लोगों ने नहीं कहा, विश्व के लोगों ने कहा है। बिल्कुल। द सन जो है भारत के लोगों ने नहीं कहा, अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा जी कह के जाते हैं। द ग्रेटेस्ट इंडियन, भारत में बहुत बड़ा सर्वे हुआ और पिछले जो आज़ादी से लेकर अब तक का जो समय है उसमें जो देखा गया कि हु इज़ द ग्रेटेस्ट इंडियन सिंस एवर इंडिपेंडेंस। तो आज़ादी से लेकर अब तक कौन है ग्रेटेस्ट, उसमें जो है बाबा साहेब को बताया गया। कुल मिलाकर ये है कि पहले भगवान बुद्ध की मूर्ति लगनी चाहिए, भव्य और विशाल। और राष्ट्रपति भवन गवाह है कि राष्ट्रपति भवन में जो है भगवान बुद्ध की मूर्ति विराजमान है। क्यों विराजमान है? क्योंकि विदेश के लोग जो हैं, विदेशी अतिथि जो है वहाँ आते हैं, ठहरते हैं, तो उनका जो पता लगे उनको कि बुद्ध जो है भारत के हैं और भारत जो है बुद्ध से है। और राष्ट्रपति भवन में जो है और भी प्रतीक जो हैं जो बौद्ध धर्म के हैं वो स्थापित हैं। तो इस तरह से जो है अगर ईमानदारी से अब जो है मूर्तियाँ लगेंगी नई संसद में, और पुरानी संसद में जो मूर्तियाँ लगी थी, मैं समझता हूँ कि उनको पुनर्स्थापित करना चाहिए। ये आंदोलन होना चाहिए और आंदोलन जो है सटीक होना चाहिए। दूसरा ये है नीलम जी, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन करने वाला व्यक्ति जो है हमेशा एक उद्देश्य रखता है। उद्देश्य जो आपको दिखाई देता है, जो जनता को दिखाई देता है, वो उद्देश्य तो सेकेंडरी होता है, लेकिन प्राथमिक उद्देश्य कुछ और होता है। हमने पीछे जितने भी आंदोलन देखे हैं, जो दिखाई दे रहा है वो प्राथमिक नहीं है, चाहे वो ईवीएम का आंदोलन करने वाले हों,
चाहे वो दिल्ली विश्वविद्यालय में नौकरी का आंदोलन करने वाले लोग हों, चाहे वो जो है और कोई आंदोलन करने वाले लोग हों, लेकिन उन आंदोलनों में दिखाई दे रहा है कि नौकरी का आंदोलन हो रहा है, दिखाई दे रहा है ईवीएम के खिलाफ आंदोलन हो रहा है, दिखाई कुछ और दे रहा है, लेकिन पीछे जो है 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें सबके जो है चिट्ठे खुलकर आ गए कि इनका जो प्राइमरी जो उद्देश्य था, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वो था कुछ और था, और वो जो आंदोलन हो रहा था वो सेकेंडरी था। तो इसीलिए इस आंदोलन को जो नेतृत्व प्रदान कर रहे होंगे, क्योंकि आम आदमी, आम नेता जिसके पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, नहीं, लेकिन सर अगर हम निष्पक्ष तरीके से देखें, चर्चा करें या विश्लेषण करें, क्योंकि आंदोलन जब भी कोई भी व्यक्ति करता है उसका जो प्राथमिक ध्येय होता है वो होता है आंदोलन की सफलता, और सफलता तभी है जब जिस डिमांड को वो लेके बैठा है तब तक वो डिमांड पूरी नहीं हो जाती, वो आंदोलन से नहीं उठता, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन हमने देखा अभी जो नीलम जी ऐसा है, नहीं सर मैं वही बात कर रही थी, जैसे ईवीएम का आंदोलन हुआ, ईवीएम नहीं हटी, लोगों ने फिर उसी ईवीएम से चुनाव लड़ा, लोगों ने नौकरी के लिए आंदोलन करा, लेकिन नौकरी मतलब न्याय नहीं मिला, उस प्रिंसिपल को सस्पेंड नहीं किया गया, उसको अरेस्ट नहीं किया गया, मतलब आंदोलन खत्म हो गया, खड़े हो गए। कुछ बेटियों को लेके भी आंदोलन किया, वो भी पूरा नहीं हुआ, न्याय नहीं मिला, तो उसकी बात कर रही हूं जी। और जिस तरह से सिंगोल का भी, सेंगोल के खिलाफ भी मतलब लोगों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा था, लोग घर घर जा रहे थे, संविधान लेकर जा रहे थे, रथ यात्राएं निकाल रहे थे और कह रहे थे कि हम जो नई संसद भवन बनी है उसमें जो सेंगोल की स्थापना हुई है वो वहां से हटना चाहिए। लेकिन 2-4 दिन तो सर चर्चा हुई, 2-4 दिन आंदोलन हुआ, फिर शांत बैठ गए। क्या इस तरह से आंदोलन सफल हो पाएंगे? मैं उसी पे बात करने जा रहा हूँ। अभी जो आंदोलन हो रहे हैं, जो आंदोलन करता है उनका आंदोलन सफल हो या ना हो, ये उनका पहला ध्येय नहीं है। पहला ध्येय ये है कि इस आंदोलन के जरिए मुझे पब्लिसिटी मिल जाए, मैं चर्चित हो जाऊं, मैं वायरल हो जाऊं, और फिर जो है मुझे राजनीति में मुझे जो अवसर चाहिए वो अवसर मुझे मिल जाए। पहला उनका जो है ये है। तो दूसरा निजी स्वार्थ हो गए ना, अगर हम एक तरह से देखें तो। बिल्कुल, अगर निजी स्वार्थ से लिप्त आज के जो हमें जो चर्चित चेहरे दिखाई देते हैं, नेता दिखाई देते हैं, अगर वो निजी स्वार्थ से ना हो और सामाजिक उद्देश्य कोई पूरा करने में लगे हों, तो ये समाज कब का आगे बढ़ जाए, बहुत आगे बढ़ जाए। अभी ये बात बहुत बुरी लग रही होगी जो समर्थक लोग जो हैं, और समर्थक लोग समर्थक होते हैं, अंधभक्त होते हैं, वो चाहे मोदी जी के हों, बीजेपी के, आरएसएस के हों, कहीं के भी हों। तो कहने का मतलब यही है कि जो जन भावनाएं हैं, जन भावनाओं को एनकैश करना। अब बाबा साहेब की मूर्ति के प्रति जो है उनके साथ में जन भावनाएं जुड़ी हुई हैं। अब इस टाइम जो प्रोमिनेंटली जो आंदोलन करेगा, अब आंदोलन भी कैसा होगा, एक मंच लगेगा और उस मंच पर जो है ये सारे जो बागड़ बिल्ले हैं, मैं तो बागड़ बिल्ले कहता हूँ, सीधे सीधे जो है ये सारे इकट्ठे होंगे, और इसमें जो है किसी भी ऐसे आम व्यक्ति को जो है वो शामिल नहीं होने देंगे जो कि कुछ योग्यता रखता हो। लेकिन ये सब जो है आपस में मिलजुल कर ये बताने का प्रयास करेंगे कि देखो भाई, ये वाला आदमी जो ये वाला आंदोलन कर रहा है, ये वाला नेता ये वाला आंदोलन कर रहा है, और सब एक दूसरे की जो है तारीफ करेंगे। वहाँ आलोचनात्मक जो दृष्टि है कोई अपनाने वाला नहीं है। हमने जो है जो दिल्ली विश्वविद्यालय में आंदोलन हुआ उसमें चंद्रशेखर जी अब जो निर्वाचित सांसद हैं, वो पहले उनका वक्तव्य सुनने में आया कि इस आंदोलन का कुछ होने वाला नहीं है, मना कर दिया उन्होंने आने से। और बाद में जब ये बात जो है जब फैली तो शायद दबाव महसूस किया और उस आंदोलन में आ गए। इसी तरह से उसमें जो है बसपा के लोग भी पहुंच गए, इसी तरह से बामन मेसराब जी पहुंच गए। अब ये लोग जो है उस आंदोलन में क्यों जा रहे हैं, उस आंदोलन की सफलता से इनको लेना देना नहीं है कि ये आंदोलन सफल हो जाए, इस आंदोलन के जरिए जो मुद्दे रखे गए हैं वो हमारे पूरे हो जाए। इसमें ये दबाव था, आदरणीय चंद्रशेखर जी को दबाव ये था कि भाई देखो, एक समाज की लड़की जो है वो आंदोलन कर रही है और आप लोग नहीं जा रहे हो, आप कैसे तो एक प्रेशर पड़ रहा था। ये प्रेशर जो है जो फील कर रहा था वो जा रहा था। तो ये जो समाज का जो ढर्रा है, समाज का जो दृष्टिकोण है, जो सोचने का ढंग है, उसमें फॉल्ट है। समाज जो है बहुत ही बारीकी से विश्लेषण करे। अभी मेरे ख्याल से जो है जो आंदोलन की जो आवाज़ उठाई है वो डॉक्टर उदित राज और राजेंद्र पाल गौतम जी जो हैं, इनके द्वारा ही मुझे लग रहा है उठाई गई है। अब दोनों ही जो है एक कांग्रेस पार्टी से और एक जो है आम आदमी पार्टी से है, अभी त्यागपत्र नहीं दिया है। और मैंने कहा भी था कि अगर वास्तव में समाज के हित में आप जो चाहते हैं और बाबा साहेब की मूर्ति के लिए आंदोलन करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो इन दोनों पार्टी से आप त्यागपत्र दे दीजिए, क्योंकि बाबा साहेब की विचारधारा का इन दोनों पार्टियों ने ही गला घुटने का काम किया है, बर्बाद करने का काम किया है। कांग्रेस ने तो अब तक जो है, जब तक कांसीराम जी ने अपना आंदोलन शुरू नहीं किया तब तक जो है बाबा साहेब को कहीं दिखाई नहीं देने दिया, पता ही नहीं लगने दिया। किताबों के माध्यम से केवल नेहरू जी, गांधी जी और पटेल जी दिखाया करते थे और इसके अलावा कोई दिखाई नहीं देता था। और ऐसे जो है आम आदमी पार्टी सारे ऑफिस में जो है भगत सिंह और बाबा साहेब की तस्वीर लगा दी, लेकिन वही
केजरीवाल जी जब बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाएं लेने का काम जो है आदरणीय नरेंद्र पाल जी करते हैं, तो उनसे जो है इस्तीफा मांग लेते हैं और उनके खिलाफ जाकर जो है गुजरात में कैंपेन में ये नारा लगाते हैं, कहते हैं कि मैं अवतार लिया मैंने, मैं कृष्ण का वंशज हूँ, कृष्ण का वंशज हूँ, भगवान ने भेजा असुरों का नाश करने के लिए, वध करने के लिए। मतलब तो असुर किसको कह रहे हैं? असुर किसको कह रहे हैं? असुर सीधे सीधे कह रहे हैं राजेंद्र पाल गौतम जी को। अब राजेंद्र पाल गौतम जी को मैं कई बार जो है ये बातें मतलब कहता भी हूँ कि भाई आप अगर बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, एडवोकेट है, कम से कम इतना तो समझ होनी चाहिए, दूरदृष्टि होनी चाहिए कि कौन व्यक्ति हमें क्या कह रहा है। आप भी हमारे देश के राष्ट्रपतियों की तरह हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी 3-4 बार मंदिर में गए, धक्के खा के आ गए, घुसने नहीं दिया। अभी वर्तमान राष्ट्रपति जो है, तो आप भी उन्हीं की तरह व्यवहार कर रहे हैं, मतलब गुलामी में लगे हुए हैं। और वो भी जब आपके ही उस पार्टी के एक मंत्री ने बिल्कुल खुलासा करते हुए, राजकुमार आनंद जी ने, जो इनकी जगह मंत्री बनाए गए थे, उन्होंने त्याग पत्र दिया है, इस्तीफा दिया है। लेकिन जब आप त्याग पत्र दे रहे हैं, आपका पार्टी विरोध हो रहा है, तो आपके ही समाज से जो 11-12 जो विधायक हैं वो आपके साथ नहीं आ रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि आप अगर समाज के हित में काम कर रहे हैं और आपके साथ में वो समाज के 11-12 जो विधायक है वो नहीं आ रहे हैं, तो वो समाज गद्दार हैं। ऐसे ही जब राजकुमार आनंद जी जो हैं, जब इन बातों का खुलासा करते हुए कि केजरीवाल जो हैं जातिवादी व्यक्ति हैं, वो साफ साफ कह रहे हैं आरक्षण विरोधी हैं, जब वो ये बात कह रहे हैं और त्यागपत्र दे रहे हैं, तो आप पार्टी से त्यागपत्र नहीं दे रहे हैं, तो यानी कि आप जो है समाज के विरोधी हैं। आप कैसे मतलब समाज के तैसे हो गए? तो इसीलिए अगर ये दोनों ही, अब मैं क्या कहूँ, बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी थोड़ा सा मर्यादा में रहना चाहता हूँ। तो अगर दोनों ही लोग जो है वास्तव में बाबा साहेब की मूर्ति को लगाना चाहते हैं और समाज को गुमराह करना नहीं चाहते, दोनों बातें अलग अलग हैं। एक तो बाबा साहेब की मूर्ति को लगाना वहाँ पर जो है, समाज तो सर खड़ा है ना साथ, क्योंकि हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं समाज के ही तमाम लोग। मैं कुछ कह रहा हूँ नीलम जी, अभी जो है थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। मैंने कहा है कि एक बात तो यह है कि बाबा साहेब की मूर्ति लगाना चाहते हैं, और दूसरी बात यह है कि समाज को गुमराह करना नहीं चाहते हैं। तो आपको सबसे बढ़िया काम यह है, सबसे पहले जो है आपको दोनों अपनी अपनी पार्टी से त्यागपत्र दे दीजिए, बिल्कुल प्योर हो जाइए, पहले तो शुद्धिकरण कर दिए अपना जो है। क्योंकि जब तक आप इन पार्टियों से अटैच रहेंगे और आपकी इन पार्टियों में नहीं चलती है, बाबा साहेब ने भी जो है कांग्रेस का मंत्रिमंडल स्वीकार किया, कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे, लेकिन बाबा साहेब की जो स्थिति थी, बाबा साहेब ने कांग्रेस की नीतियाँ स्वीकार नहीं की। तो इस तरह से अगर आप जो है कांग्रेस के अंदर जा सकते हो, रह सकते हो, आम आदमी पार्टी अगर रह सकते हो, तब तो आप ठीक है, तब तो आप समाज के हो। लेकिन हमने देखा है और आपने दिखा दिया है, डॉक्टर उदित राज को भी देख लिया कि लास्ट मोमेंट तक जो है वो टिकट का इंतजार कर रहे हैं भाजपा में। वही उदित राज अगर 1 साल पहले भाजपा के मुंह पर जो है अपना त्यागपत्र देकर मारते जो है, तो शायद समाज में जो पुनर्स्थापित हो गए होते। लेकिन समाज से गद्दारी करने की जो नियत है, समाज से बेईमानी करने की जो नियत है, वो अंतर्मन में समाई हुई है। इसी प्रकार से जो है, जब ये सांसद थे, एक बीफ का मुद्दा उठा था, उस समय मुझे भी याद है, हम गुजर रहे थे कहीं से, तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जो लोकसभा की मीटिंग हो रही थी, और जो युवा मोर्चा है भाजपा का, वो उदित राज जी के खिलाफ में नारे लगा रहा था कि उदित राज मुर्दाबाद, मतलब बहुत अपशब्द भी बोल रहा था। लेकिन तब भी वो मतलब सांसद की कुर्सी पर टिके रहे, उन्होंने तब भी अपना ये स्वाभिमान नहीं समझा। जो राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, उनको किस तरह से अपमानित किया गया, इससे बड़ा अपमान क्या होगा कि आप यहाँ त्यागपत्र दे रहे हैं और वहाँ पर जो गुजरात में आपको जो असुर कह रहे हैं, आपका संहार करने की बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वो कह रहे हैं कि भैया नोटों पर जो है लक्ष्मी गणेश का फोटो आना चाहिए। अरे भाई, हद कर दी। ना तो बाबा साहेब इसके पक्ष में, ना भगत सिंह इसके पक्ष में। ये आदमी कितना झूठा और कितना बेईमान है, और ऐसे झूठे और बेईमान आदमी, और आप जो है उसके प्रभाव में है। आपसे जो है उसने त्यागपत्र नहीं मांगा, क्योंकि आपको जो है कोई नोटिस इशू नहीं करा। अगर आपसे त्यागपत्र मांगा ऑरली जो है, तो आपको चाहिए था, आप एडवोकेट हैं, आप समझदार हैं, आप बोलते भैया मुझे नोटिस दो, मैं जवाब दूंगा उसको, फिर उसके बाद त्यागपत्र जो है खाली ये मंत्री पद से नहीं दूंगा, मैं आपकी पार्टी से भी दूंगा, है ना। तो इस तरह से जो है वो समाज में एक बहुत बड़ा चेहरा बनकर उभरता, अभी भी उभरे चेहरा जो है, क्योंकि समाज जो है ज़्यादा गहनता के साथ में जो जांच नहीं करता है, जांच ना करने की पुरानी आदत है, मानने की आदत पुरानी हो गई है। उसके बाद बहुत मंच मिले हैं उन्हें, पूरे भारत में लोगों ने बुलाया है। बस 22 प्रतिज्ञाएं लोगों को याद हैं, बाकी जो है क्या गतिविधियां चल रही हैं। नेता तो और भी 12 हैं जो चुने गए हैं। इस तरह से नीलम जी, ये जितने भी चर्चित चेहरे हैं जो आंदोलनकारी हैं, आंदोलनजीवी भी कह सकते हैं इनको, जो है आंदोलन करने की आदत पड़ी हुई है। तो कभी मूर्ति के लिए, कभी किसी के लिए जो है आंदोलन महत्वपूर्ण है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है? तो जब आप 22 दिन के लिए जेल में गई, 22 दिन के लिए समाज का एक कार्यकर्ता जेल में ठूस दिया जाता है,
और वो भी झूठी एफआईआर करके, और वो भी इसलिए उसको जेल में भेजा गया झूठी एफआईआर करके कि वो जो है समाज के लिए काम कर रहा था, समाज के लिए आंदोलन कर रहा था। नहीं, और लेकिन सर मैं यहाँ पर रोकना चाहूँगी। सबसे बड़ी बात, मुझे हंसी भी आती है आज बताते हुए, कभी चर्चा चलती है तो मैं खुद कहती हूँ, जब मैं जेल से लौट कर आई थी और मैं गोरखपुर से जब मैं दिल्ली पहुंची, जब मैंने पोस्ट डाली तो तमाम लोगों ने सवाल किया, अरे नीलम जी आप जेल में थी, हमें तो पता ही नहीं था, किसी ने चर्चा नहीं कही, किसी बहुजन मीडिया ने नहीं दिखाया, किसी तमाम बहुजन नेता के व्यक्ति ने एक शब्द भी नहीं बोला आंदोलन, और पता सबको था। और सबसे बड़ी बात क्या है कि दिल्ली में अगले दिन ही एक बहुजन यूट्यूबर मीट्स थी और वहाँ पर मेरे पास फोन आया कि भाई जब मैं जेल से आ गई तो आप जरूर आइएगा उस मीटिंग में। तो वहाँ पर मुझे माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी मिले, लक्ष्मण यादव जी मिले, आर्टिकल के नवीन जी हैं, वो नीरज जी, नवीन जी वो मिले, और शंभू जी मिले, और तमाम कई बड़े बड़े चेहरे वहाँ पर मुझे मिले, रतन लाल जी मिले। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, सबने पता क्या क्या, ओ नीलम जी जेल का अनुभव कैसा रहा। मतलब देखिए पता सबको था, लेकिन तो, किसी ने एक बार भी मतलब बात नहीं पता थी नीलम जी कि समाज का इतिहास बनता है, और जब कोई समाज के लिए काम करता है तो वो इतिहास बनता ही है। तो मैंने तो उसके बाद कहा भी था कि जितने भी ये समाज के बेईमान नेता हैं, समाज का भला तो कर नहीं रहे हैं, अपना भला करने में लगे हुए हैं, तो निश्चित तौर पर जो है समाज इनको एक दिन पहचानेगा, और धीरे धीरे जो है समाज इनको पहचान रहा है। अब कुछ अंधभक्त जो है लगे होते हैं जो कि उनके सपोर्ट में आकर जो है गाली गलौज करते हैं, कुछ भी करते हैं, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद के सपोर्टर हों, चाहे वो रतन लाल जी के हों, चाहे लक्ष्मण यादव जी के हों, सबके सपोर्टर हैं, और सबका अपना अपना, मैं कहूँगा कि वो जो IT सेल टाइप बना हुआ है, वहाँ जैसे ही आपने कोई पोस्ट डाली तो तुरंत बराम से आएंगे। तो हम जब कोई वीडियो डालते हैं तो देखते हैं कि शुरू में बहुत सारी पोस्ट आ जाती हैं, और मतलब जो है बहुत सारे कमेंट आ जाते हैं, उल्टे कमेंट, नेगेटिव कमेंट, उसके बाद फिर सही कमेंट आने लगते हैं। तो कारण यही है कि ये जो समाज को गुमराह करने का काम जो है, ये जो सपोर्टर होते हैं, अंधभक्त होते हैं, ये बहुत बड़े पैमाने पर करते हैं। तो इसीलिए अब ये जो मूर्ति का आंदोलन चल रहा है, ये हमारा मेन मुद्दा है। इसमें हमें जो है समाज के जो असली नेतृत्व करने वाले हैं, अभी ये ऐसा नहीं कह रहा मैं कि ये जो मूर्ति का आंदोलन हो रहा है तो उदित राज जी कर रहे हैं, राजेंद्र पाल गौतम जी कर रहे हैं, तो वहाँ मत जाइए, पूरी तल्लीनता से जाइए। और मैं पहले भी बार बार कह चुका हूँ कि राजेंद्र पाल गौतम जी समाज का मिशन मूवमेंट जानते हैं, तो इसलिए उनकी सीट तक अपने आप को सीमित रखिए। ऐसा ना हो कि पूरी दिल्ली में आप जो है केजरीवाल को वोट देने लग जाएं, उनके कहने पर, उनके आधार पर जो है, क्योंकि अगर केजरीवाल जी जो हैं उनको पार्टी में रखे हुए हैं, उनको कैंपेन के लिए भेज रहे हैं, तो वो आपसे वोट लेने के लिए भेजेंगे। आपको जो है असली मानसिकता को पहचानना है, असली तत्व जो है उसको जानना है, और उसके हिसाब से अपना डिसीजन लेना है। तो आप जो है इनके द्वारा ये जो आंदोलन किया जा रहा है, क्योंकि सक्षम लोग हैं, इनके पास साधन है, संसाधन है। अगर हम लोग चाहें कि भाई ये मूर्ति आंदोलन करें तो हमारे बस की नहीं है। हमारे पास जो है चलने के लिए स्कूटी नहीं है, तो मतलब वहाँ आंदोलन क्या करेंगे, कहाँ से मंच लगाएंगे, कहाँ से इतना प्रचार प्रसार करेंगे, हमारे बस की नहीं है, हम साफ साफ कह रहे हैं। इसीलिए ये लोग, इनके पास पैसा है, चाहे किसी भी तरीके से पैसा आया है, फिर जनबल भी है, लोग समर्थन में हैं, लोग इनको बहुत बड़े पैमाने में जानते हैं, सिटिंग एमएलए भी है ना, ये भी है ना सर। आप जो है अभी जो है ये आंदोलन में बहुत बड़ी तादाद में पहुंचिए और इस आंदोलन को सफल बनाइए, क्योंकि ये हमारे महापुरुषों की अस्मिता से जुड़ा हुआ मामला है। और वहाँ पर मूर्तियाँ तो लगेंगी, ऐसी बात नहीं मूर्तियाँ नहीं लगेंगी, लेकिन अगर इस देश के महापुरुषों के, सच्चे सपूतों के, इस देश के देशभक्त लोगों की मूर्तियों के बजाय कहीं अगर देश के गद्दारों की मूर्तियाँ लग गई, तो ये देश और इस देश का इतिहास जो है हमें कभी माफ नहीं कर पाएगा। आजकल तो सर चल भी रहा है, कोई सावर को पढ़ा रहा है स्कूलों में, कोई सावर को उल्लू, मतलब हाँ। किस तरह से मतलब लोग वहाँ पे नतमस्तक कर रहे हैं, जेल में जाके पूरा प्रकरण मतलब एक तैयार कर दिया गया है कि जो देश के सच्चे सूरवीर है उनको दबाया जाए, और जो लोग देश से गद्दारी कर रहे थे, उस समय माफीनामा लिख रहे थे, उनको मतलब इस तरह से प्रायोजित कर रही है जो सत्ता पक्ष पार्टी है, कि जैसे पता नहीं उन्होंने ही देश के लिए सारा बलिदान किया हो और आज़ादी में उन्हीं का सबसे बड़ा हाथ रहा हो। तो सर आज की जो महत्वपूर्ण चर्चा रही, हमने अभी तो एक जो आज आदरणीय सांसद चंद्रशेखर आजाद जी ने जो एक संबोधन किया है, जब उन्होंने अपना वक्तव्य खत्म किया, शपथ खत्म हुई थी जब, तो उसके बाद उन्होंने सबसे पहले क्या बोला, नमो बुद्धाय, जय भीम। ये सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक रेल बनाई, और उस रेल में वो सबको ही संभालना चाहते थे। कुछ छूट भी गए होंगे, किसानों को शामिल कर लिया, और शायद कुछ धार्मिक समुदाय छूट गए होंगे। अब वो रेल का मतलब क्या था, वो रेल का मतलब यही था कि मैं किसी का बुरा बनना चाहता नहीं हूँ, राजनीतिक व्यक्ति हूँ, किसी का बुरा नहीं बनना चाहता। राजनीति में तो खरी ये चीज़ें चलती हैं, लेकिन मैं अगर सामाजिक आंदोलन कर रहे हैं, समाज उद्धार की बात कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि राजनीति करेंगे तो आप अपने सिद्धांतों पे करेंगे, आप किसी की धौंस धपट में राजनीति नहीं करेंगे।
एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता होता है और एक प्योरली राजनीतिक तभी कार्यकर्ता तो होता उन्होंने है। बोला नमो बुद्धाय जय भीम, मतलब आप साफ साफ इंडिकेट कर रहे हैं। अगर नमो हाँ, बुद्धाय तो ये- जय भीम बोल ये रहा है चीज़ कोई मुझे व्यक्ति, अच्छी लगी। तो आप समझ सकते हैं कि उसका इंडिकेशन किधर है, और वो शायद बाबा साहब के उस सपने को भी बिल्कुल, साकार बिल्कुल, करे जो 1956 में बाबा साहब ने नागपुर की धरती से। और इसमें मुझे सबसे लोगों अच्छी के लिए बात ये साकार लगी किया। जी। कि रविदास जी का जो है शायद इग्नोर कर गए, मुझे लगता है। नहीं, वो तो सर और- हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। हाँ। खैर कई चीजें हो जाती है, उतार नहीं, वो चढ़ाव हो जाती है, नहीं, आप लेकिन- इसको लेके इशू मत बनाइए सर, मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट कर रही नहीं, हूँ। ठीक है। हाँ, क्योंकि तो- देखिए कई बार होता है संबोधन में बहुत सारी चीजें छूट भी आती है, बहुत सारी चीजें ऐसी निकल आती हैं पब्लिक को देख के या भावनात्मक नहीं, रूप मैं से। ये बताना चाह रहा जी। हूँ कि ये जो गलतियाँ होती हैं हमारे से, जरूरी नहीं है कि भगवान को तो नाम ले ही पाते हो जाए, नहीं भी ले पाते, लेकिन उसको इशू बना लेना, ये इशू बना लेना जो है ये बड़ी मूर्खता वाली बात है। जी। क्योंकि एक व्यक्ति जो है एक आम व्यक्ति तो है, वो सुपरमैन नहीं है, वो ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कुछ भी गलत नहीं करेगा। अरे भाई, गलतियां होंगी। ये तो पारी की शुरुआत हाँ। है सर, अभी तो बहुत तो- लंबा सफर है, 5 साल बिताने हैं बिल्कुल, सदन में, और सदन में देखते हैं लेकिन किस जो किस तरह से अंधभक्त होते हैं ना, उतार चढ़ाव आएंगे। हाँ, जो जी। अंधभक्त जो होते हैं, जो चापलूस टाइप लोग होते हैं, वो ऐसी इमेज लोगों के सामने क्रिएट करते हैं सुपर ह्यूमन की। जब बाबा साहब की इमेज क्रिएट करेंगे तो ऐसी इमेज क्रिएट करेंगे बस कि बस पूजा करने लग जाओ, अभी लगाओ धूपबत्ती, अभी लगाओ हारमाला चढ़ाओ और पूजा करने लग जाओ। सर तो ये जो भारत देश है, हाँ, यहाँ भावनाओं से काम चलता है, बिना भावनाओं से काम नहीं चलता है। और आपने देखा है कि भावना के नाम पर लोगों ने राम मंदिर खड़ा कर लिया, भावनाओं के नाम पर देश को बेच दिया, भावनाओं लेकिन अभी जो है गुरु बहुत रविदास सारे- जी का मंदिर नहीं बना है, नहीं बना, बिल्कुल और सर, बिल्कुल। मुझे लगता है कि जो लोग आंदोलन कर रहे थे उस समय जो है उनकी भी बड़ी भारी चूक है, और वो अपनी गलती को एहसास करेंगे और तुरंत प्रभाव से जो है वहाँ जो गुरु रविदास मंदिर है उसका निर्माण कार्य जल्दी से संपन्न कराएंगे। और अभी मैं ये देखता हूँ कि जितने भी रविदास मंदिर हैं वो मनुवादी व्यवस्था से ही लिप्त हैं। वहाँ पर जो है बाबा साहेब की विचारधारा का प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है, वहाँ पर जो है भजन कीर्तन होते हैं, वहाँ पर जो है शिक्षण कार्य नहीं हो रहा है। कम से कम जो है इन जगहों को, बड़ी महत्वपूर्ण जगह होती हैं, यहाँ पर जो है समाज को इनवाइट किया जाए। रोज़ आए तो ठीक है, नहीं तो हफ्ते में एक दिन आके बैठते हैं तो बाबा साहब का साहित्य वहाँ पढ़ा जाए, बाबा साहब की सोच वहाँ पढ़ी जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि भगवान बुद्ध को आप जब धम्म को वहाँ पे कीजिए, वंदना कीजिए, आप बाबा साहब को पढ़ना शुरू कर दिए। बाबा साहब को हम जान लेंगे, बाबा साहब को पढ़ लेंगे तो हमारा अच्छी तरह मार्गदर्शन हो जाएगा, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सब कुछ डिसाइड कर लेंगे। चलिए ठीक है सर, आज की इस चर्चा में आप हमारे साथ में जुड़े और तमाम हमारे दर्शक भी हमारे साथ में जुड़े हैं, तो तभी तमाम दर्शकों को हम दोबारा से एक बार फिर से जय भीम नमो बुद्धाय करते हैं। कई साथियों के कमेंट हम नहीं पढ़ पाए हैं क्योंकि थोड़ा स्क्रीन दूर है तो थोड़ा देखने में दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी आप एक साथी सभी- कमेंट जी, था कि मायावती जी ने तो कहा ही नहीं कि संविधान खतरे में है, तो टिप्पणियां तो आ रही हैं। और अभी एक फोन मेरे पास जी, आया था, जी। उसमें कहते हैं कि भाई आप जो है क्या नाम है मायावती के खिलाफ नहीं बोलते हैं। ये अभी 2 दिन पहले की बात है। नहीं, एक्चुअली देखिए जो उसकी हेडिंग है, न्यूज़ की हेडिंग है, मैंने वो हेडिंग बताई थी, आपको बता दूं मैं, जिसमें कि मतलब उसमें लिखा गया था, मैंने वो हेडिंग बताई थी, बहन जी के हाथ में संविधान था और अखबार की कटिंग थी, वो उस पर लिखा हुआ था हेडिंग में, तो इसलिए मैंने वो हेडिंग बताई थी आपको। अब वो बहन जी के शब्द है या नहीं है वो खैर मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मतलब एक भावनात्मक तौर पे या एक जो विश्लेषण करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा की है उससे, और आप सभी इस चर्चा में जुड़े, सर आप भी इस चर्चा में जुड़े, आपने बहुत ही बारीकी से बहुत सारी चीज़ें हमारे दर्शकों के सामने रखी है। तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक भी जितनी बातें सुने बिल्कुल निष्पक्ष होकर सुने, ना किसी के भक्ति भाव में आकर जुड़े, क्योंकि देखिए विवेक आपका है, हमारा अपना विवेक हो सकता है, सर का अपना विवेक हो सकता है, हम विश्लेषण कर सकते हैं, किसी की आलोचना भी कर सकते हैं, लेकिन विवेक आपका है और आप जब उसको निष्पक्ष तरीके से सोचेंगे तो स्वाभाविक सी बात है आप भी महान पुरुषों की कैटेगरी में चलकर काम अच्छा कई बार कर तो कुछ हद तक तो मतलब जो है हमें किसी समर्थन करते हुए जो है कुछ बातों को जो है इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जहाँ लगे कि भाई वहाँ पे बिगाड़ खाता होने वाला है, हम अगर हमने ज़्यादा वो सपोर्ट किया या समर्थन किया तो वहाँ पर जब सब कुछ बर्बाद होने वाला है तब तो हमें अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। जी जी जी। हम कभी भी जो है चुनाव से पहले कभी भी हम जो है बसपा के विरोध में या किसी के विरोध में नहीं बातें करते हैं, क्योंकि चुनाव का माहौल होता है, लेकिन चुनाव होने के तुरंत बाद और जब अब ये नहीं, टाइम चल रहा समीक्षा है होनी चाहिए, तो हर बात समीक्षा की करते समीक्षा होनी हैं चाहिए, चाहे वो कोई ताकि भी वहाँ हो। पर जो कार्यकर्ता है जी। चाहे वो बसपा का है चाहे सपा का है वो उसे संज्ञान ले और उसे क्या करना चाहिए उसकी तरफ वो जो है अग्रसर हो पाए। देखिए जो हितैषी व्यक्ति होता है, अगर हम परिवार का भी उदाहरण दें मोटे मोटे तौर पर, परिवार का मुखिया है, जब बाहर की लड़ाई होती है तो परिवार का मुखिया हमेशा अपने घर वालों के पक्ष में होता है
और घर वाले भी अपने घर उसके मुखिया के पक्ष में होते हैं, लेकिन जैसे ही मतलब लड़ाई बंद हो जाती है तो जो समझदार व्यक्ति होता है वो अपने घर वालों में ही कमी निकालता है, उनको समझाता है कि आप यहाँ गलत है, यहाँ गलत है और ये गलती दोबारा मत करना। तो साथ ही वही हमारा काम है, आप इसको अन्यथा ना लें। और कोई भी कमी हम देखेंगे, चाहे वो बहुजन समाज के किसी भी लीडर में हो, नेता में हो, नेत्री में हो, वो हम अपने विवेक से आपको बताने का काम करेंगे। और परिपूर्ण कोई नहीं है, हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं, हमारा भी अनुभव है। ऐसा नहीं है कि बहन जी जो है सुपर लेडी हो गई है, बहन जी की बात ही सब कुछ ठीक है, ऐसा कभी ना सोचे, ना माने। हमेशा जो है सच्चाई और ईमानदारी से अपने महापुरुषों के मार्गदर्शन में जो है उसकी विश्लेषण करें। जी, तो सर अब हम आपसे विदा लेंगे और अपने तमाम दर्शकों से भी विदा लेंगे। और साथियों, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि 2024 का जो 18वां लोकसभा सत्र है वो शुरू हो चुका है। और उम्मीद करेंगे कि सत्ता पक्ष इस बार पूरी ईमानदारी निष्ठा से काम करे और जिस संविधान को वो उठाकर हवाला दे रहे हैं, जिस संविधान को लेकर वो बातें कर रहे हैं, बाबा साहब की जय जयकार कर रहे हैं, तो उस जय जयकार को वो धरातल पर चरितार्थ करे, ना कि ऐसा करे कि पूंजीपतियों को तो और पूंजीपति कर दे और इस देश के गरीब तबके को फिर से गड्ढे में डालने का काम करें। तो साथियों, इस लाइव टेलीकास्ट को हम यही खत्म करते हैं। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।